नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत कुछ मूलभूत बातें होती हैं, उनको हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। गोदान पर जब आप कुछ भी लिखते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो आपको कम से कम 20 से 25 चीज़ों की हमेशा समझ होनी चाहिए, या वो बातें आपको हमेशा जेहन में हमेशा आप उनको याद रखें। आप उनको भूले नहीं लिखते समय। वो कुछ खास बातें हैं। क्या? जैसे जो सबसे पहली बात है कि प्रेमचंद 1936 में गोदान लिखते हैं और यहाँ प्रगतिशील चेतना से भर जाते हैं। प्रगतिशील चेतना का अर्थ सीधे सीधे समझिए मार्क्सवादी यथार्थवादी प्रभाव से, यानी मार्क्सवाद और यथार्थवाद से प्रेमचंद जुड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि 1930-32 से पहले प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव था, गांधीवादी आदर्शों का प्रभाव था, और ठीक गोदान आते आते गांधीवाद से उनका मोह भंग हो जाता है। इसीलिए उन्होंने एक डायलॉग दिया। कब? 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ में, यानी प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते उन्होंने एक डायलॉग दिया कि साहित्यकार का काम मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं है। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सुनिएगा तो लिख पाइएगा। कलम चलती रहे, सुनते रहिए, लिखते रहिए, अन्यथा एक बार सुन के दोबारा फिर सुन के लिखिए। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में इसकी अध्यक्षता करते लखनऊ में प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार का काम मन बहलाना या मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो चारण भाटों, मस्खरों और मदारियों का है। तो फिर कहते हैं कि साहित्य वह है मेरी समझ में जिसमें उक्त राष्ट्रीयता का भाव हो, मानवता के प्रति चिंतन हो, क्योंकि अब अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। व्यक्ति जब सोएगा तो स्वप्न देखेगा, और सपना देखेगा तो हमेशा स्वीट ड्रीम की ही बात करेगा। लेकिन समस्याएं यहाँ कुछ और थीं। सपने में व्यक्ति बेशक नीला आकाश देखता है, लेकिन आंख जब खुली हो तो खुरदरी जमीन दिखाई पड़ती है। धरातल के ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर उसे गुजरना पड़ता है। उस समय की जो समाज की समस्याएं थीं वो अनंत थीं। देखा जाए तो प्रगतिशील विचार के कारण ही गांधीवादी आदर्शों से मोह भंग होता है, स्वप्नशीलता से मोह भंग होता है प्रेमचंद, और क्रूर यथार्थ का, नग्न यथार्थ का चित्रण करते हैं। उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी, कृषक शोषण, मजदूरों का शोषण, जातिगत संकीर्णताएं, सामंती शोषण, और उन सब से कहीं बढ़ कर के, यानी कृषक मजदूरों के शोषण को ले लें, औपनिवेशिक शोषण। इसीलिए प्रेमचंद का जो गोदान है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो एक एक बात बोर्ड पर लिखा हुआ, गोदान अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है। ये प्रश्न पूछा जाता है, गोदान अपने समय के समाज का न केवल प्रतिबिंब है
बल्कि आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। यानी 1936 में तो गोदान लिखा गया, लेकिन आज भी 2020-21 की समस्याएं भी इसमें उजागर होती हैं। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप, पीढ़ी संघर्ष, बाप बेटा के बीच नहीं बनना, परिवार का टूटना, विवाह जैसी संस्थाओं का चरमरा जाना, कई तरह की समस्याएं हैं। किसानों की पीड़ा, आज भी आप किसान आंदोलन देख ही रहे हैं दोस्तों। तो गोदान 1936 के भारत का प्रतिबिंब है और आने वाले युग यानी आज के युग की भी इसमें प्रसव पीड़ा है। प्रसव पीड़ा कहते हैं जन्म के पहले जो दर्द हो, यानी आज जो युग जन्मा है इसका दर्द प्रेमचंद ने बहुत पहले महसूस किया था। क्यों प्रतिबिंब है? क्योंकि इस उपन्यास में औपनिवेशिक, महाजनी, जमींदारी और पुरोहिती चौतरफा शोषण को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। इसीलिए अपने समय के समाज का यह उपन्यास प्रतिबिंब है, निर्मम दस्तावेज है, क्रूर दस्तावेज है। प्रेमचंद ने बिना कुछ छिपाए पूरे यथार्थ के साथ अपने समय के समाज को उद्घाटित करने की कोशिश की। और यदि आप देखें तो जब गोदान लिखा गया तो गोदान की कथा दर्शाती है कि किस प्रकार ग्रामीण समाज का शहरी विस्थापन हुआ या रूपांतरण हो रहा था, कृषक का मजदूरों में रूपांतरण हो रहा था, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का एकल पारिवारिक व्यवस्था में रूपांतरण हो रहा था और सामंती व्यवस्था का पूंजीवादी व्यवस्था में रूपांतरण हो रहा था। गांव विस्थापित हो रहे थे, ग्रामीण जनसंख्या विस्थापित होकर शहरों की ओर पलायन कर रही थी। इसलिए जैनेन्द्र जैसे आलोचकों ने लिखा कि गोदान की कथा यह संकेत देती है कि गोदान में शहर हठात या अनायास नहीं बसे। गोदान में दो प्रकार की कथाएं हैं, ग्रामीण भी शहरी भी, बल्कि गोदान में शहर बसते हैं लाखों हजारों गोबरों के अपनी खेती से उजड़ने के पश्चात ये शहर बसे। यानी जाहिर सी बात है कि गोदान की जो समस्या है, इसमें जो चौतरफा शोषण है, औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी शोषण, महाजनी, आप देख सकते हैं कि गांव में जमींदार तो एक ही है लेकिन महाजन 3-3 है। झिंगुरी सिंह अलग जमींदार है, पंडित दाता दिन अलग जमींदार है, महाजन है, और दुलारी सहुआइन अलग महाजन है। जमींदार तो एक ही है राय साहब, लेकिन महाजन कई हैं। होरी कहता है कि क्या खाकर मोटे हुए हो भाई। मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो न मर्जाद की सोच। औपनिवेशिक व्यवस्था ने, अंग्रेजों ने एक तरफ महाजनों को तो दूसरी तरफ जमींदारों को अपना एजेंट बना रखा था। और इसीलिए उस समय की जो दशा थी, कृषकों का शोषण, अलाभकर कृषि। अलाभकर कृषि का अर्थ है दोस्तों उच्च मालगुजारी या उच्च लगान। गोदान के पात्रों में होरी धनिया को आप मुख्य पात्र में रखें, नायक नायिका में रखें, तो धनिया कहती है कि चाहे कितना भी कतर ब्योंत क्यों ना करो, चाहे एक एक पैसे को दांत से क्यों न पकड़ो, चाहे कितना भी पेट तन क्यों न जारो, कितनी भी कटौती कर लो, पेट कितना भी जला लो, भूखे रह लो, परंतु यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम नहीं लेता। होरी कहता है हम इस जन्म में राजपाठ नहीं चाहते, हम इस जन्म में भोग विलास नहीं चाहते, बस मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं।
यानी किसानों के सामने एक चुनौती थी कि उन्हें अपनी कृषि को कैसे भी बचाना था। यही उनकी मर्यादा थी। एक किसान की क्या मर्यादा होती है कि वह दरवाजे पर एक गाय बांध ले, पशु बांध ले और खेती कर ले। ग्रामीण व्यवस्था के यही तो दो आधार हैं, कृषि और पशुपालन। और इसीलिए होरी कहता है कि हम राजपाट नहीं चाहते, बस मर्याद के साथ रहना चाहते हैं। और तब होरी कहता है कि जो सुख किसानी में है वह मजदूरी में कहाँ। मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है, और किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। लेकिन समस्याएं इतनी अनंत थीं कि होरी जैसे सीमांत किसान चौतरफा शोषण के कारण, औपनिवेशिक महाजनी जमींदारी पुरोहिती शोषण के कारण ना तो अपनी खेती को बचा पा रहे थे, ना ही ग्रामीण मर्यादा को बचा पा रहे थे, और उनकी छोटी छोटी इच्छाएं अतृप्त रह जा रही थीं। प्रेमचंद ने क्यों गोदान लिखा होगा? गोदान तो दोस्तों मोक्ष का परिचायक है। हिंदू धर्म में मरते समय या मरने के पश्चात गोदान कर दिया जाए, बाछी या गाय की पूंछ पकड़ करके व्यक्ति वैतरणी लांघ जाता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु ये कैसा गोदान है? भारतीय समाज में, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में किसानों को ना तो जीते जी मोक्ष मिल सकता था, ना मरने के बाद। उनकी पिछली कई पीढ़ियां कर्ज, सूद और ऋण तले दबी हुई थीं, और आने वाली कई पीढ़ियां, कई नस्लें भी उसी कर्ज के अधीन दबी हुई थीं। इसलिए किसान ना तो जीते जी मुक्ति पा सकता था, न मरने के बाद मुक्ति पा सकता था। गोदान के अंत में होरी जब लू लगने से मरता है तो पत्नी के सामने एक बात कहता है। उसका शरीर शिथिल पड़ चुका है, अचेतन दशा में है होरी। बस जुबान चल रही है, वो भी लड़खड़ाती हुई, और आंखों के किनारे से आंसू बह रहे। दोनों हाथ जोड़े कहता है, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब चलता हूं। सारी सारी दुर्दशा तो हो गई, कब तक जिलाएगी, अब चलने दे। और अंतिम जो बात कहता है, गाय की साध मन ही में रह गई। एक किसान जिसके लिए पशुपालन एक अनिवार्य कर्म है, उस समय की औपनिवेशिक महाजनी जमींदारी पुरोहिती व्यवस्था में, या यूं कहें इस चौतरफे शोषण में, एक किसान गाय तक नहीं बांध सकता था। गाय बांधने से ही होरी की त्रासदी होती है। इसलिए प्रश्न भी आता है कि गोदान कृषक त्रासदी का नाटक है। नाटकों के दो भेद किए जाते हैं, सुखांत और दुखांत। जहां नायक अंत में मर जाए या मारा जाए उसे दुखांत नाटक या त्रासदी या ट्रेजेडी कहते हैं। और ये भी माना गया कि जहां नायक अपनी छोटी सी इच्छा की पूर्ति न करे, या किसी आकांक्षा महत्वाकांक्षा के साधने के क्रम में वह सामाजिक किसी भूल का शिकार हो, या अपनी रणनीति का शिकार हो, मर जाए या मारा जाए, तो वह त्रासदी नाटक है, ट्रेजेडी नाटक है। होरी जैसे सीमांत किसान गाय तक नहीं बांध सकते थे, और अगर उधार लेकर के गाय बांध भी लेते तो जमीनों से हाथ धोना पड़ता, खेती से उठ जाना पड़ता। प्रेमचंद उस निर्मम यथार्थ को दर्शाते हैं, उनकी प्रगतिशील चेतना, कि होरी जैसे किसान इस बात को स्वीकार कर लिए थे कि पिछले जन्म में हमने कुछ संचय नहीं किया, तो इस जन्म में भोगें क्या। वह गाय नहीं चुका पाता, भोला महतो से उधार लाई हुई गाय, और जहर देकर उसी का भाई हीरा मार देता है गाय को। बदले में महतो के बेटे बैल खोल कर ले जाते हैं, फिर होरी कर्ज में डूब जाता है, हाथ से खेती छिन जाती है, अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनता है, और उससे पहले बड़ी बेटी सोना की शादी कर्ज लेकर करता है।
एक तो खेती नहीं, ऊपर से उच्च माल गुजारी, ऊपर से बंधुआ मजदूरी, साथ में सामाजिक उत्सव को, विवाह जैसे सामाजिक उत्सव को निभाने की जिम्मेदारी, इस कर्ज में डूबा होरी अंततः अपने ही खेतों में मजदूर बनने को विवश हो जाता है। और तब कहता है कि बेशक जो किसानी में सुख है वह मजदूरी में कहाँ, किंतु मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। यानी प्रेमचंद उस समय के समाज को दर्शा रहे थे कि क्या ग्रामीण व्यवस्था, क्या शहरी व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था में किसान अलाभकर कृषि का शिकार था, खेती से विस्थापित होने को विवश था, अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूरी करने को विवश था। तो शहरी व्यवस्था के मजदूर भी इसी प्रकार त्रस्त थे। प्रश्न बनता है कि गोदान की कथा ग्रामीण और शहरी दो कथाओं के रूप में संपूर्ण भारतीय जीवन को उद्घाटित करती है। प्रश्न बनता है, क्या गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है? याद रखिए, प्रभाकर माचवे जैसे आलोचकों ने तो ये लिख दिया था प्रेमचंद को कि इसकी शहरी कथा निकाल दीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि इसकी ग्रामीण और शहरी कथा में कोई तालमेल ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन नेमीचंद्र जैन जैसे लोग थे, नलिन विलोचन शर्मा जैसे आलोचक भी थे और जैनेन्द्र जैसे आलोचक भी। इन आलोचकों ने माना कि वास्तव में गोदान की जो ग्रामीण कथा और शहरी कथा, ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर मानो नदी के दो कगारों की तरह हैं। ग्रामीण और शहरी कथा जिसमें भारत की संपूर्ण जीवन धारा, नदी धारा प्रवाहित हो रही हो। आखिर गांवों के उजड़ने से ही तो शहर बस रहे थे। अंततः होरी उसी सड़क पर दम तोड़ता है जिस सड़क से होकर के गोबर शहर गया है, और गांव को उजाड़ करके ही शहर बसे। और दूसरी बात कि झिंगुरी सिंह जैसे लोग, मिस्टर खन्ना जैसे बैंकर के पैसे को कर्ज पर गांव में देते और फिर उससे जो सूद लगान है उसे वसूल करके खन्ना को देते हैं। यदि किसान समय पर ऋण नहीं चुका पा रहे तो उनकी खड़ी फसल, गन्ने की फसल को खेत से ही तुलवा कर पहुंचा दे रहे हैं शहर में। ये मिस्टर खन्ना, मिस्टर झिंगुरी जैसे लोग, ये हैं कौन? ये गांवों का शोषण करके, ग्रामीण किसानों का शोषण करके शहर में उद्योग खड़ा करते हैं। मिस्टर खन्ना एक छोटा मोटा बैंकर, लेकिन अंततः वही चीनी मिल बनाता है। अब वह मिल मालिक है। कैसे? क्योंकि गांव से जो उसे सूद लगान मिल रहा है, इससे पूंजी तैयार होती है। और किसान जब समय पर लगान नहीं चुका पाते या जब समय पर सूद कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी खड़ी फसल यानी कच्चा माल, गन्ना, तो एक तो याद रखिए सूद से, ब्याज से पूंजी आई, गन्ने की फसल से कच्चा माल आया, और सस्ते श्रमिक चाहिए ना भाई। उद्योग के लिए तीन चीज़ें बेसिक होती हैं। तो गांव के किसान उजड़ करके, अलाभ कर कृषि से हताश होकर चल पड़ते हैं शहरों में गोबर के रूप में मजदूरी करने। यानी गांव उजाड़े गए और शहर बसते चले गए। कृषि उजड़ती गई, शहर के उद्योग बसते गए, सामंती व्यवस्था की इकाइयां उजड़ती गईं और पूंजीवादी व्यवस्था पनपती चली गई। गांव की संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त होती गई, शहर में एकल पारिवारिक व्यवस्था पनपती गई। इसीलिए गोदान कुछ और नहीं, ग्रामीण व्यवस्था का शहरी रूपांतरण की कथा है, कृषक का मजदूर रूपांतरण की कथा है, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का एकल पारिवारिक और सामंती व्यवस्था का पूंजीवादी व्यवस्था में रूपांतरण की कथा है। इसीलिए इसमें चौतरफा शोषण है। प्रेमचंद ने दर्शाया कि जहां किसान जीते जी आंखों में मानो अंजन या काजल लगाने के लिए भी दूध का इस्तेमाल न करते, जिनके बच्चे दूध के लिए बिलखते, उन्हें भी मरते समय गोदान कराना पड़ता है। गोदान का यदि अंत देखेंगे तो जब होरी लू लगने से मर रहा है
तो गांव वाले एक साथ एक सुर में आवाज लगाते हैं। पहले भाई हीरा कहता है कि भाभी कलेजा कड़ा करो, दद्दा तो चले, दद्दा यानी भैया, गोदान करा दो। और गांव वाले एक सुर में कहते हैं हाँ हाँ गोदान करा दो। घर में ना तो रुपया है ना पैसा है। होरी और धनिया मिल करके ओवर टाइम भी कर लेते थे। दिन भर होरी सड़क निर्माण में पत्थरों की तोड़ाई करता था, पत्थर फोड़ता था, और रात में ढिबरी की रोशनी में सूत काटता था। उसी सूत के काटने से जो 16 आने पैसे, 20 आने पैसे यानी 1 रुपया 4 आना, वही कुल जमा पूंजी है। धनिया यंत्र की भांति उठती है और उस पैसे को होरी के ठंडे हाथों में रखती हुई पंडित दाता दिन, पुरोहित, देखिए पुरोहिती शोषण भी, पुरोहित दाता दिन की ओर देखती कहती है महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न रुपए पैसे, यही इनका गोदान समझिए, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। इसीलिए इस उपन्यास के विषय में कहा गया कि यह अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है और कृषकों की त्रासदी का नाटक है तो उपन्यास, गद्य की विधा, लेकिन इसमें त्रासदी का नाटक है। क्यों? उस समय के सामंती किसान त्रासद व्यवस्था को झेल रहे थे। होरी की समस्या यह है कि जो खेती कर रहा है उससे जो उपज है वह या तो लगान चुकाने में ही निकल जा रही है, ऋण चुकाने में, या तो वह पहले से खेती के लिए जो उपकरण खरीदता है, खाद बीज हल बैल, उसे चुकाने में, या शादी विवाह में। अब वह खाए तो क्या खाए। इसलिए उपन्यासकार ने उसकी चिंता को व्यक्त किया है कि बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं। सोचिए अपने यहाँ भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में चैत में फसलें काटी जाती हैं और बैसाख 1 महीना किसान काट ले जाए वही बड़ी बात। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ आते आते घर में अनाज का एक दाना नहीं। खाने वाले 5-5 पेट, परंतु घर में अनाज नदारत। दोनों जुन ना सही, दोनों वक्त ना सही, एक ही जुन सही। भर पेट ना सही, आधा पेट ही सही, भला भूखे पेट निराहार कोई कई दिन जी सकता है। समझिए ग्रामीण व्यवस्था की दशा है। और वहीं शहर में मिस्टर मेहता मिस्टर खन्ना को कहता है, मिस्टर खन्ना जो चीनी मिल का मालिक है, और मिस्टर मेहता जो एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, एक फिलोसफर है, दार्शनिक है। प्रेमचंद कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों पर भी व्यंग करते हैं कि कथनी और करनी दोनों अलग है। मंच पर खड़े होकर के सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं आज के पढ़े लिखे लोग, वास्तव में व्यवहारिक जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं। मेहता कहता है खन्ना को कि तुम्हारे मजदूर जिन गंदे बदबूदार बिलों में रहते हैं, छोटे छोटे, एक प्रकार से क्या कहिएगा, स्लम, वहां तुम 1 मिनट भी जाओ तो कै हो जाए। ये जो खाना खाते हैं उसे तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए, और ये जो कपड़े पहनते हैं इससे तुम अपना जूता भी ना साफ कर पाओ। इसीलिए गोदान न केवल कृषक त्रासदी को उद्घाटित करता है, बल्कि शहरी जीवन की त्रासदी को भी। यदि ग्रामीण स्तर पर होरी जैसे किसान त्रासदी के शिकार हैं, तो शहरी स्तर पर गोबर जैसे मजदूर। इसलिए गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है, अपने युग का प्रतिबिंब है, अपने युग का निर्मम दस्तावेज है। उस समय 1936 के भारत का यथार्थपरक चित्रण है कि किस प्रकार भारतीय समाज, चाहे वह किसानी व्यवस्था, कृषक व्यवस्था से जुड़ा हो, चाहे वह मजदूर के रूप में हो, चाहे वह गांवों में बसता हो, चाहे वह शहर में। शहर में यदि पूंजीपति और औपनिवेशिक शोषण का शिकार था, तो गांव में कहीं ना कहीं वह महाजनी चंगुल में फंसा था। वह करता क्या? दोस्तों, इसीलिए लिखा गया कि गोदान की जो केंद्रीय समस्या या मूल समस्या है वह ऋण की समस्या है।
आज हम और आप शहर में ही तो बसे, क्या शहर में ऋणग्रस्त नहीं हैं? देखा देखी हर चीज़ ले आते हैं ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। बैंक वाले पहले तो खूब शौक से देते हैं, आओ भगत करके देते हैं, जी हजूरी करके, और उसके बाद जब वसूलते हैं तो देखिए किस प्रकार रिकवरी सेल लगा देते हैं, गालियां बकते वसूलते हैं। कहते हैं ना कि वह गले लग कर के मिलने आए और थप्पड़ मार कर चल पड़े। दिखावा में हम फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी सब कुछ खरीद रहे हैं, गाड़ी, हैसियत है क्या हमारी? लेकिन सारी चीजें समझ लीजिए ईएमआई पर, ऋण पर। तो प्रेमचंद ने लिखा कि गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या, और इसीलिए होरी कहता है कि मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो न मर्जाद की सोच हो। और क्या खाकर मोटे हुए हो भाई? 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह भी मोटा होना कोई सुख है? अरे यह तो बेहयाई है। सुख तो तब हो जब सभी मोटे हों, सभी सुखी हों। लेकिन होरी इस बात को जानता है, वह नियतिवादी है, वह भाग्यवादी है। वह इस बात को पकड़ लेता है कि ना तो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा संचय किया, और ना इस जन्म में हम उस लायक हैं कि हमारा जीवन जो है वह सुखमय हो। इसीलिए वह चुपचाप, चाहे राय साहब जैसे जमींदार हों, चाहे दाता दिन झिंगुरी सिंह और दुलारी सहुआइन जैसे महाजन हों, उनकी झिड़कियों को सुन लेता है। वह खेती से भी बेघर हो जाता है, खेती से भी एक प्रकार से बेदखल हो जाता है, और घर से भी बेघर हो जाता है। इसलिए रामविलास शर्मा फिर लिखते हैं कि मानो होरी जैसे किसानों को महाजनों ने कर्ज और सूद की ढरकी वो नाल को कहते हैं, अपने यहाँ गाय या उसके बछड़े को देखे होंगे बांस की नाली से कुछ पिलाते वगैरह हैं। तो मानो होरी जैसे किसानों को महाजनों ने कर्ज और सूद की ढरकी पिलाकर पाला हो। प्रेमचंद दिखाते हैं कि उस समय का जो समाज है, किसान हजार घुड़कियों के बीच, हजार त्रासदी के बीच कहीं ना कहीं हास्य और व्यंग, कहीं ना कहीं ठिठोली के अवसर को भी तलाश लेते हैं। इसलिए फिर प्रश्न बनता है कि गोदान में न केवल आंसू के छींटे हैं, कहीं कहीं हंसी ठिठोली की फुलझड़ियाँ भी हैं। चाहे भाभी दुलारी सहुआइन से मजाक का अवसर हो, चाहे गोबर झुनिया का प्रसंग हो, चाहे झुनिया का दूध देने वाला प्रसंग हो, चाहे होली के अवसर पर गोबर के द्वारा गांव वालों का स्वांग रचने का अवसर हो, बीच बीच में किसान अपनी घोर यातना के बीच भी हंसी ठिठोली को तलाश लेते हैं। चाहे कोदई और गोबर प्रसंग हो, चाहे शहर में चूहिया प्रसंग हो। तो दोस्तों, जब इस गोदान को लिखें तो सबसे पहले कुछ बातों को तो याद रखें कि कैसे प्रगतिशील चेतना है, किस प्रकार प्रेमचंद का गांधीवाद से मोह भंग होता है। 1936 में ही उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की और साहित्य की प्रगतिशीलता को उद्घाटित किया। देखा जाए तो उनका आदर्शवाद पूरी तरह से यथार्थवाद का रूप ले लेता है, और इसीलिए गोदान प्रगतिशील यथार्थवादी परक उपन्यास है, अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है। इसकी केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है, कृषक त्रासदी का नाटक है। सिर्फ कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं, संपूर्ण जीवन का महाकाव्य है। इसमें न केवल अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है, आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है। इसमें न केवल आंसू के छींटे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हंसगुल्ले भी हैं। अगर आप लिखना चाहें तो चरित्र चित्रण को भी दर्शा सकते हैं कि गोदान कहाँ भाग्यवादी। पारंपरिक पीढ़ी के नायक होरी की कथा है, यानी जो होरी है वह भाग्यवादी पारंपरिक पीढ़ी का आस्थावान किसान है, जो संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में बिरादरी में भरोसा रखता है। वह कहता है कि यह बिरादरी ही तो है जिसके कारण मिट्टी पार लगती है। बिरादरी नहीं होती
तो पता नहीं मिट्टी कहाँ पार लगती। यह पंचों में आस्था रखता है और दूसरी तरफ यह होरी है संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में भी विश्वास करता है। दूसरी तरफ इसी का बेटा गोबर है जो ना तो आस्था रखता है धर्म में, जो ना राय साहब की भक्ति करना चाहता है, ना संयुक्त परिवार में आस्था रखता है और ना ही वह किसी भी पुरानी मान्यता, बिरादरी, पंचायत आदि में विश्वास करता है। इसलिए इसमें पीढ़ी संघर्ष है। होरी जहां राय साहब का अंधभक्त है, उनकी भक्ति का मुरीद है। होरी कहता है कि राय साहब बड़े धर्मात्मा आदमी, 4-4 घंटे भक्ति करते हैं। वहीं गोबर कहता है यह भक्ति किसके दम पर। एक दिन खेतों में ऊख गोड़ना पड़ जाए तो सारी भक्ति निकल जाए। मजे मजे से हलवा पूरी खाते, मोटर गाड़ी में घूमते, महलों में रहते हैं और कहते हैं दुखी हैं। यदि इतने ही दुखी हैं राय साहब तो हमें अपना इलाका, अपनी जमींदारी क्यों नहीं दे देते। बदले में हम उन्हें अपना हल बैल, खेत खलिहान, कुदाल सब देने को तैयार हैं। कहता है गोबर कि किस बात के धर्मात्मा निरे मोट मर्दी का रूप दर्शाते हैं। वह जानता है वह आज की पीढ़ी का प्रगतिशील मजदूर है जिसकी आंखें खुली हुई हैं। वह अपने शोषण को पहचानता है। होरी संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था को बिखरने नहीं देता। वह जानता है कि भाई ने गाय को जहर दिया लेकिन हीरा के घर की तलाशी लेने नहीं देता। दारोगा को कर्ज लेकर रिश्वत देता है। लेकिन वही गोबर है जो अपने ही माँ बाप को धत्ता बताता है। जब वह शहर से लौट करके आता है तो माँ से विवाद करता है। वह कहता है दद्दा भी चाहते हैं कि बेटियों का ब्याह मैं करूं, कर्ज मैं चुकाऊं, लगान मैं भरूं। मानो मेरा पूरा जीवन उनका देना भरने के लिए है क्या। होरी जमींदारों यहां तक कि पंचों के आगे सिर झुकाए रहता है, लेकिन गोबर किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। वह एक एक को अदालत में देख लेने की धमकी देता है। यहां तक कि जमींदार महाजन सबका स्वांग रचता है होली के अवसर पर। इसलिए एक प्रश्न और बनता है कि यह पीढ़ी संघर्ष की रचना है। और एक और प्रश्न चरित्र चित्रण। तो कम से कम 20-25 पॉइंट को जेहन में रखिएगा तो इसके सारे प्रश्न लिखे जाएंगे और सबका एक फॉर्मूला होता है। जैसे गोदान यदि महाकाव्य है कृषक जीवन का, तो महाकाव्य की कुछ शर्तें होती हैं। क्या क्या? उदात्त नायक हो, उदात्त कथानक हो, उदात्त चरित्र चित्रण हो, उदात्त लोकमांगलिक उद्देश्य हो, उदात्त शैली हो। क्या इन सभी तत्वों के स्तर पर गोदान महाकाव्य है? यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई औपन्यासिक कला के आधार पर गोदान की चर्चा करें, तो उपन्यास की कला होती, उपन्यास के तत्व, उसमें कथानक होता है, उसमें चरित्र चित्रण होता है, उसमें संवाद और भाषा है, उसमें देखा जाए तो उद्देश्य पूछा जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो इनको खूब बढ़िया से घुलाइए मिलाइए और उत्तर तो अपने आप तैयार होगा। दिखाते हैं प्रेमचंद कि किस प्रकार गोदान जो है धर्म के पाखंड को भी उद्घाटित करने में सक्षम है। यानी प्रेमचंद की प्रगतिशील यथार्थवादी चेतना कहीं ना कहीं धर्म को भी शोषण का आधार मानती है। होरी सबके आगे कहीं ना कहीं जिरह बहस कर लेता है, परंतु पुरोहित दाता दिन के आगे जिरह बहस नहीं करता। वह गोदानकार लिखते हैं, प्रेमचंद लिखते हैं, किंतु होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यदि ठाकुर या बनिए के पैसे होते तो कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मण की एक पाई भी दब गई तो हड्डी फोड़ कर निकलेगी। वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सोचिए, एक तो उपन्यास का शीर्षक गोदान, ऊपर से दाता दिन जैसे पुरोहितों के माध्यम से पुरोहिती शोषण भी। महाजनी शोषण तो है ही, जमींदारी शोषण तो है ही, पुरोहिती शोषण, इसलिए चौतरफा शोषण है। जब झिंगुरी सिंह पुरोहित दाता दिन को कहता है जाओ बे भिखमंगे की जात, किस प्रसंग में? पुत्र माता दिन जो आवारा है
उसकी शादी कराना चाहता है झिंगुरी सिंह। दोनों दोस्त हैं, झिंगुरी सिंह और दाता दिन। और दाता दिन बड़ा सा मुंह खोलता है दहेज के लिए। इस पर कहता है जाओ भिखमंगे की जात। इस पर दाता दिन कहता है सुनो झिंगुरी, तुम पुरोहिती को भिखमंगई समझो, लेकिन वास्तव में पुरोहिती भिखमंगई नहीं है। यह बंक घर है, यह जमींदारी है। जमींदारी छीन सकती है, बंक घर यानी बैंक। बंक घर टूट सकता है, किंतु संसार में जब तक हिंदू जाति है तब तक पुरोहिती साम्राज्य बना रहेगा। प्रेमचंद अपनी प्रगतिशील चेतना में किसी को नहीं छोड़ते। राय साहब जैसे जमींदार, जिनके विषय में दर्शाते हैं कि ऐसे जमींदार एक तरफ अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं, जो काउंसिल के मेंबर भी बने रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं स्वराज मूवमेंट से जुड़ करके जनता को भी अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, उनकी सहानुभूति। क्योंकि इन्हें मालूम था, राय साहब जैसे जमींदारों को, कि अंग्रेजी शासन अब बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत में लोकतंत्र आएगा तो हम नेता बनेंगे। इसीलिए राय साहब जैसे जमींदार देखा जाए तो वास्तव में अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सत्ता की एजेंट है। सारा शोषण इन्हीं जमींदारों के हाथों है। यहाँ तक कि होरी के जमीन को, उसकी खेती बाड़ी को अकेले राय साहब ही हड़प लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रेमचंद ने उस यथार्थ को पकड़ा कि उस समय की जमींदारी व्यवस्था कैसी थी। महाजनी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था वास्तव में खत्म नहीं हुई थी। अंग्रेज आए थे, यानी पूंजीवाद आया था। उस पूंजीवाद के आने से सामंतवाद खत्म नहीं हुआ था। सामंतवाद की यदि दो आधार देखें, जमींदार और महाजन, तो वास्तव में अंग्रेजी औपनिवेशिक व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने इन दोनों को एक प्रकार से अपना एजेंट बना रखा था, इनका पोषण किया था। इन्हीं के साठ गांठ से शोषण को और मुकम्मल बनाया जा रहा था। इसीलिए गोदान कृषक जीवन की त्रासदी है। गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या है। गोदान प्रगतिशील यथार्थवादी चेतना का उपन्यास है। कृषक जीवन ही नहीं, संपूर्ण जीवन का महाकाव्य है। इसके चरित्र चित्रण को उद्घाटित करें। अब इसको एक बार और लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर इस पर एक एक प्रश्न को अलग करके लिखाएंगे। आज कुछ मोटी मोटी बात अगर समझ में आई हो तो देखिए कैसे लिख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली बात के लिए, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।